ओके, सी प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले जरा अंडरस्टैंड करते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम लोग कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ में ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से तरीके के होते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, आई थिंक उसका आंसर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जो भी प्रोविजन है, जो भी कंटेंट है, वो आपको डायरेक्ट लिखना होगा। लेकिन कंपनी लॉ के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेंगे, ओके। अगर एसबीईसी या ज्यूरिस की बात करते हैं हम लोग, तो एसबीईसी और ज्यूरिस में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो फॉर्मेट अभी हम आपको लिखवाने वाले हैं आप उसी फॉर्मेट में करें, ठीक है। इंपॉर्टेंटली कंपनी लॉ। अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वो आपसे डायरेक्ट ना पूछ के एक सिचुएशन देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आंसर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखेंगे। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले अभी हम लिखवा देंगे इसका पूरा पैटर्न, अभी सिर्फ सुनना, ठीक है। सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो होती है प्रोविजन ऑफ लॉ, कि इस क्वेश्चन में कंपनीज एक्ट का या किसी भी एक्ट का कौन सा प्रोविजन हिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोविजन ऑफ लॉ लिखेंगे। आप चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ, और उसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर प्रोविजन लिखना है जो उस क्वेश्चन में अट्रैक्ट हो रहा है। सेकेंड हेडिंग आपकी होगी फैक्ट्स ऑफ द केस, कि इस केस में क्या हुआ। अब आपको करना क्या होगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एज इट इज आपको फैक्ट्स ऑफ द केस में लिख देना है। जो लास्ट लाइन होती है कि एज पर योर ओपिनियन वेदर द कंटेंशन इज जस्टिफाइड, ये भी लिखेंगे क्या? नो, ये लाइन नहीं लिखेंगे। सिर्फ फैक्ट्स क्या है कि सच एंड सच कंपनी है, उसमें इतने मेंबर्स हैं, ये हुआ बस। और फिर थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका मेन आंसर होता है, जिसमें आपको यस या नो, वैलिड इनवैलिड की तरीके से आंसर देना होता है। कंक्लूजन की स्टार्टिंग लाइंस ही क्या होंगी? विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी आपने ऊपर जो प्रोविजन लिखा है उसके रेफरेंस पे हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मान लीजिए कंपनीज एक्ट नहीं, मान लीजिए ज्यूरिस में कुछ है, कोई एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, और उसका कोई क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें केस लॉ का नाम सजेस्ट करना होता है। जैसे आपको याद होगा कि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है जहां पे हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हो उसका केस कौन सा था? ऑब्वियसली सबको पता है, सैलमन वर्सेस सैलमन। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, तो जहां आपने कंक्लूजन लिखा उसके बाद आप ये लिख सकते हो सिमिलर केस वाज देयर इन द नेम ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन। तो इफ यू वांट या इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द केसेस, तो आप लास्ट पैराग्राफ में ही उसको इंक्लूड कर सकते हो। 3 पैराग्राफ में आंसर लिखने का फायदा ये है, मान लीजिए आप एग्जामिनर हो, एक और तरीका होता है आंसर लिखने का जिसमें हम यस या नो से स्टार्ट करते हैं। यस द कंटेंशन इज राइट, नो द कंटेंशन इज नॉट राइट। अब आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए आप एग्जामिनर हैं, आपके सामने एक आंसर आया जो यस से स्टार्ट हो रहा है जबकि उसका एक्चुअल आंसर नो है, क्या आप उस पूरे आंसर को पढ़ेंगे? मेरे पास एक आंसर आया जिसमें लिखा था यस द कंटेंशन इज राइट, जबकि ये गलत है, क्या हम उसके आगे उसका सेक्शन और प्रोविजन पढ़ने जाएंगे? हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आपको ये पता है ना एग्जामिनर्स को पर कॉपी पेमेंट मिलती है, ऐसा कुछ पता है? डेफिनेटली अगर हमें दिख रहा है कि उसकी पहली लाइन ही गलत है तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। हो सकता है आपका पेपर हम चेक करें तो शायद फिर भी हम पूरा पढ़ लें, लेकिन अगर हम एग्जामिनर होते और हम बच्चों को ना जानते होते तो आई वुड हैव नॉट टेकन द पेन कि हम पूरा आंसर पढ़ें जो गलत है। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेट अवे आपको क्या मिल गया? 0, ठीक है। अब जरा हमारा तरीका समझिए जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जामिनर ने प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ा। प्रोविजन ऑफ लॉ तो आपका सही ही होगा क्योंकि वो तो एक्ट है, इसमें आपने अपना हाँ या ना अपनी ओपिनियन तो दी नहीं ना, आपने लिखा कि भाई सेक्शन 96 के हिसाब से एनुअल जनरल मीटिंग इस दिन होती है, ये तो सही है ना, ये तो आपको पता ही था। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, फाइनली कंक्लूजन आपने लिखा जो कि आपका गलत था फॉर एग्जाम्पल, बट स्टिल एग्जामिनर ये देखेगा कि आपको लॉ का प्रोविजन आता था, इवन सेक्शन भी आता था। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जहां जरूरत पड़े सेक्शन लिख देना। आप खुद सोच के देखो आपका आंसर कितना अच्छा लगेगा। एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट एनुअल जनरल मीटिंग इज टू बी कंडक्टेड। अब एग्जामिनर जब ये देख रहा है कि आपको सेक्शन आता है, आपको प्रोविजन आता है, बस लास्ट आंसर गलत हो गया है,
तो हो सकता है आपको 1-1.5 नंबर मिल जाए, कुछ नहीं आधा ही मिल जाए, आपके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो 0 मिलने से तो आई थिंक यही अच्छा है कि आधा ही, हो सकता है आधा आधा करके 40 आ जाए, है ना? वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ थिंग कि हम एग्जामिनर को थोड़ा सा बुद्धू बना रहे हैं। आंसर हमें नहीं आता था, लेकिन हमने अपने आंसर को लिखा इस तरीके से, ठीक है, कि उसको पता ना चल पाए, आखिरी तक वो गेस करता रह गया कि इसका आंसर सही है कि गलत। योर कॉन्फिडेंस शुड बी देयर इन द पेपर। कई बार आपके साथ क्या होता है, जैसे आपको कुछ एक आंसर नहीं आता, टेस्ट में 4 क्वेश्चन आए, एक आंसर आपको नहीं आता, आपने क्या किया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? आपको पता है आपको वो आंसर नहीं आता था। डोंट डू दिस थिंग। 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं आता, राइट वट एवर यू वॉन्ट, ऑब्वियसली रिलेटिंग टू द चैप्टर, गाने और शायरी और पिक्चर नहीं। यू शुड राइट समथिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का क्वेश्चन आया, आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो आंसर क्या होगा। अब एक तरीका ये है कि आपने उस आंसर को ऑल टुगेदर छोड़ दिया, दूसरा तरीका ये आपने एजीएम के प्रोविजंस लिख दिए। यू नेवर नो, हो सकता है एग्जामिनर का दिल थोड़ा वो हो जाए और वो आपको आधा 1 नंबर कुछ ग्रांट कर दे। सो नेवर लीव अ क्वेश्चन। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, जो क्वेश्चन उनको आता है वो उसको बहुत सजा धजा के अच्छे से लिखेंगे, और जो नहीं आता है वो लिखेंगे भी इतनी गंदी तरह से, इतनी गंदी राइटिंग में खींच तान के कि एकदम नफरत हो जाए पढ़ने वाले को। डोंट डू दैट। आपको पता है आपको वो आंसर नहीं आता, दूसरे को क्यों दिखा रहे हो? दूसरे को ये दिखाओ, अरे हमसे ज्यादा किसी को आता ही नहीं है, हमारा आंसर पढ़ो, तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि सही आंसर क्या है। दैट्स द ट्रिक, दैट्स द ट्रिक, वेरी सिंपल। तो गलत आंसर भी लिखो ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी रखो कि दूसरा वाला एकदम ना चाहते हुए भी आधा 1 नंबर दे दे कि नहीं बच्चा लिखना, होनहार बच्चा है, ठीक है, लिखना कुछ चाह रहा था। तो यू हैव टू डू दिस थिंग। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एकदम ऊट पटांग लिखा और छोड़ दिया, डोंट डू दैट। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। और ये जो तरीका है केस स्टडी बेस्ड करने का, इसमें यही फायदा है कि आपका प्रोविजन तो सही होना ही होना है, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस गलत हो नहीं सकता, क्यों, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मत समझना मैम देखो बुद्धू बनाने का तरीका बता रही है, सारे क्वेश्चन में ना कर देना, सिर्फ उसमें जो नहीं आते। एंड फाइनली द कंक्लूजन। तो हो सकता है आधा 1 नंबर 1.5 नंबर जो भी मिल जाए, दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको इस पैटर्न में लिखते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जब पेपर छूट रहा हो, ठीक है, आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हैं, पेपर छूटने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ केस, ऐसा मत करना। इतना थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना, अगर पेपर छूट रहा है तो डायरेक्ट वही लगा देना, नो द कंटेंशन इज राइट, यस द कंटेंशन इज राइट। वहां इन सब के चक्कर में मत रहना। और कुछ बच्चे और क्या करते हैं पता है, प्रोविजन ऑफ लॉ की हेडिंग डाली खाली, फैक्ट्स ऑफ द केस की हेडिंग डाली खाली, कंक्लूजन यस, हो गया आंसर। पता नहीं इतनी इतनी क्वालिटीज कहां से आती हैं आपके अंदर। डोंट डू दिस थिंग ऑल्सो। नहीं लिखना है तो हेडिंग भी क्यों डालो, छोड़ो ना, लिखना है तो हेडिंग डालो, नहीं लिखना है तो लीव। और इससे एक जो तीसरा फायदा होता है वो ये कि जब आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आधे पेज पे आ जाएगा, ज्यादा ही आ जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं हम 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर जो है ना वो आधे से ज्यादा पन्ने पे आ जाता है, तो वो आंसर का लेंथ जो है वो सही लगता है। वरना मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपने कंक्लूजन लिख दिया यस द कंटेंशन इज राइट, खत्म, एक लाइन, आधी लाइन में आंसर खत्म। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, 2-3 नंबर, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। यू हैव टू राइट द प्रोविजन, क्यों ये आंसर सही है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो हम लोग आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, और उसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आप लिखोगे। एक तरीका हम बता दे रहे, बाकी आप लिखना, फिर जैसे जैसे आप लिखोगे आई विल चेक द पेपर्स एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि आप इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने सुबह किया था, ये वही क्वेश्चन है, इसी को ही हम लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एस लिमिटेड अ मैटर वाज टू बी ट्रांजैक्टेड by passing a special resolution. Out of 40 members present, 20 voted in favor of the resolution, 5 voted against it, and 5 votes were found invalid. The remaining 10 members abstained from voting. The chairman of the meeting declared the resolution as passed. Examine the validity. अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो सबसे पहले तो आपने ये एनालिसिस किया कि भाई इसका आंसर क्या होगा। हम लोगों ने इसका आंसर देखा था कि वोट्स कास्ट अगेंस्ट कितने हैं,
5, इसका कितना होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए? 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स कितना हुआ? 15। फेवर में कितने हैं? 20, तो ऑब्वियसली ये रेजोल्यूशन पास्ड है। ठीक है, अब लिखिए जरा आंसर लिखिए, या पहले लिखो द आंसर इज टू बी, नोट लिखिए, नोट, नोट केस स्टडी बेस्ड आंसर्स, case study based answers should be divided into 3 paragraphs. Case study based answers should be divided into 3 paragraphs. First, provision of law. First, provision of law. Second, facts of the case. Facts of the case. And third, the final conclusion. The final conclusion. ठीक है, अब लिखो आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं हम लोग। पहली हेडिंग डालो प्रोविजन ऑफ लॉ। According to the provisions of Companies Act, according to the provisions of Companies Act, in case of passing special resolution, in case of passing special resolution, the votes cast in favor of resolution, the votes cast in favor of resolution, whether on show of hands, whether on show of hands, in favor of resolution, whether on show of hands or electronically or on a poll, or on a poll, shall be not less than, shall be not less than 3 times, shall be not less than 3 times the number of votes, 3 times the number of votes, if any, cast against the resolution, cast against the resolution. ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमने आपको लिखवाया अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आपको इस जगह इसका सेक्शन आता हो तो सेक्शन लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता एजीएम से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखते? एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इससे आपका आंसर थोड़ा बेटर लगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशंस में आपको सेक्शन नहीं याद होगा, तो हम लोग नॉर्मली लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब जो प्रोविजन आपने लिखा है, क्या इस प्रोविजन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? ये तो आपको पता ही था, द वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स, और हमको ये भी पता था कि किस किस तरह से वोट्स कास्ट हो सकते हैं, किस किस तरह से हो सकते थे, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली और ऑन पोल, शुड बी 3 टाइम्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ये हो गया हमारा प्रोविजन ऑफ लॉ। अब हेडिंग लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। In the given case, at the annual general meeting of S Limited, in the given case at the annual general meeting of S Limited, a matter was to be transacted, a matter was to be transacted by passing a special resolution, by passing a special resolution, full stop. Out of 40 members present, out of 40 members present, 20 voted in favor of resolution,
20 voted in favor of resolution, comma, 5 voted against it, 5 voted against it, and 5 votes were found invalid. And 5 votes were found invalid. Full stop. The remaining 10 members abstained from voting. The remaining 10 members abstained from voting. Full stop. The chairman declared the resolution as passed. The chairman declared the resolution as passed. बताओ ये पैराग्राफ लिखने में कितनी दिक्कत हुई? मैम यही तो सबसे टफ था. कैसे आप बोलती चली गई अपने आप? समझ आया क्या किया? इसमें सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया, लेकिन यहीं तक कॉपी करना, अगर आपने थोड़ा दिमाग बंद किया और आखिरी तक लिख दिया एग्जामिन द वैलिडिटी, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो. ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ लिखो, कंक्लूजन. कंक्लूजन. With reference to provisions of Companies Act 2013, with reference to provisions of Companies Act 2013, comma, in the given case, the number of votes cast against the resolution were 5. The number of votes cast against the resolution were 5. And the number of votes cast in favor of resolution were 20, which is more than 3 times the number of votes cast against it. 3 times the number of votes cast against it. Full stop. So the resolution will be considered as passed, and the chairman's decision is in order. Full stop. अब आप चाहो तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हो. Votes which were invalid, लिखिए, votes which were invalid or those who abstained from voting will not be considered. अब अपना आंसर जो आपने लिखा है उसको पढ़ के देखिए और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में. अपने आप को नहीं देखना है, आंसर को देखना. अब आप कहेंगे सुंदर तो बहुत है ना. आंसर देखिए कितना अच्छा लग रहा है. आधे पेज से ज्यादा में आया होगा आई गेस. ठीक है, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग द आंसर. ठीक है, समझ आया? पढ़ के देखना है कि दूसरा क्वेश्चन दे दे? पढ़ना है एक बारी? नो, दूसरा क्वेश्चन दे. अब हमारी डील के हिसाब से ये क्वेश्चन कौन करेगा? आपके हिसाब से तो ये भी हम ही करा दें, है ना. हमें ले चलना एग्जाम वाले दिन, बिठा लेना बगल में, हम बोलते जाएंगे लिखते जाना. लिखिए अगला क्वेश्चन. अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है. ठीक है, ओके.
there are 7 shareholders in a private limited company. यही गलत हो गया क्वेश्चन. कह रहे हैं there are 7 shareholders in a private limited company. प्राइवेट में 7 कहाँ होते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे तो क्वेश्चन इज इनवैलिड. प्राइवेट में मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं, 7 हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, there are 7 shareholders in a private limited company having registered office in Chennai. Having registered office in Chennai. Full stop. 6 shareholders are French nationals. 6 shareholders are French national and belong to the same family. And belong to the same family. Holding an aggregate of 95% of voting rights. Holding an aggregate of 95% of voting rights. Full stop. These shareholders are unable to come down to Chennai. These shareholders are unable to come to Chennai and wish to hold the company's AGM. And wish to hold the company's AGM in Paris. In Paris. Full stop. Advise whether the meeting can be held in Paris. Advise whether the meeting can be held in Paris. अच्छा क्वेश्चन है ना. पहले बताओ तो आंसर क्या होगा. मीटिंग पेरिस में हो सकती है कि नहीं? कौन सा प्रोविजन लगा यहां पर? पहले डिस्कस कर लेते फिर बाद में लिखेंगे. बताइए यहां पर कंपनीज एक्ट का कौन सा प्रोविजन लगा. ये मीटिंग पेरिस पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? अरे कुछ तो बताओ, हाँ या ना. हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती. हाउ मेनी ऑफ यू से हो सकती है? दिक्कत क्या है, बढ़िया घूम लेंगे पेरिस भी. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस और within the city, town or village where the registered office is situated. ये प्रोविजन लग रहा है यहाँ पर. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग पेरिस में होल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हमको समझ में आ गई कि पेरिस में मीटिंग नहीं हो सकती. प्रोविजन कौन सा लग रहा है वो भी समझ में आ गया. एक और चीज बस इसमें जो हम लोग लिख सकते हैं, याद करिए हम लोग ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है इन प्रोविजन से. यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और अगर ये रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पेरिस में मीटिंग होल्ड करने की परमिशन दे दे. लेकिन ये हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो प्रोविजन आएगा जिसमें आप ये लिखोगे कि एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, वो प्रोविजन लिख देना. फिर उसी में एक लाइन ये लिखना, हाउएवर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी कंपनी को इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है. फिर आप लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन. कंक्लूजन में फाइनली हम लोग किस चीज पे पहुंचे, ये पेरिस पे होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं होल्ड कर सकते हैं बिकॉज द मीटिंग इज टू बी हेल्ड विद इन द रजिस्टर्ड ऑफिस. बस ये 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना है. लिख लेंगे? ठीक है, चलिए लिखिए फिर बताइए. स्टार्ट राइटिंग द आंसर और फिर शो करिए कि आपने कैसा आंसर लिखा है. ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी आपको पहचानना है. ओके, यानी अब गेम ये खेलेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी आपको पहचानना है, आंसर भी आपको लिखना है, और ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिया और वो, ये दोनों के आंसर्स लिख के हमको आपको फोटो भेजनी है. ठीक है, सो दैट आई कैन पर्सनली चेक कि आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं. ओके, चलो क्वेश्चन लिखो अगला. RST Communications Limited has a total
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ RST Communications Limited has a total paid up share capital of rupees 6 crore. Rupees 6 crore consisting of 6 lakh shares, 6 lakh shares of rupees 100 each. Full stop. Its annual general meeting has been scheduled for 15th September 2019. 15th September 2019. Full stop. On 25th August 2019, on 25th August 2019, two of its members jointly holding 5,500 fully paid shares, 5,500 fully paid shares sent a notice to the company, intimating their intention to move a resolution in the forthcoming AGM for removing a director before the expiry of his term. यहां तक क्या आपको प्रोविजन समझ में आया? गेस करो कौन सा प्रोविजन लगा है, बताइए। भुनभुनाओ नहीं, बताओ। यहाँ अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको बस यहां तक पढ़ के बताइए कि इतने में आपको कुछ दिमाग में क्लिक किया कि ये क्वेश्चन कौन से प्रोविजन से है। स्पेशल नोटिस, वेरी गुड, ओके चलो आगे लिखो। एंड अपॉइंटिंग अनदर पर्सन as a director in place of director so removed, full stop. Is the company required to act on this notice? Question mark. Explain with reference to relevant legal provisions. बताओ क्वेश्चन समझ आया? With reference to relevant legal provisions. How many of you have understood the question? जल्दी बताओ, फिर हम एक अच्छी बात बताएंगे। अब आप कहेंगे अच्छी बात क्या, क्लास हो गई, अब क्या, इससे अच्छा क्या हो सकता है आज के दिन में? किसको किसको समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? प्रोविजन समझ में आ गया और क्या चेक करना है ये भी समझ में आ गया। अच्छा बस इतना बताओ, एक चीज चेक करनी है कि दो चीज चेक करनी है? दो चीज कि एक चीज? चलो लेफ्ट टू यू, ठीक है, देखना, लेट मी सी आप कौन कौन से प्रोविजन चेक करते हैं। अच्छी बात ये है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद नीचे लिखो, ब्रैकेट में लिखो दिसंबर 2020। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन कब आया है? दिसंबर 2020, ठीक है, यानी कि 2020 के दिसंबर अटेम्प्ट में ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हालांकि जो हमने पहले आपको दिया था वो भी एग्जाम का ही था, बट ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
थोड़ा फील आया एग्जाम का? अभी आंसर लिखोगे और फील आएगा, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। इनको कंप्लीट करके हमको मेरे पर्सनल नंबर पे आप फोटो भेज दीजिएगा, सो दैट आई कैन चेक कि आपने क्या आंसर लिखा है। ओके, अब आंसर लिख लेंगे अपने आप, ठीक है? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे।